ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? होप सब अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और प्लीज़ अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी ध्यान रखिए। आप लोग वेल एजुकेटेड हो तो आप उसको यूटिलाइज़ करो, अपने एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को। जो नहीं समझ रहे हैं लॉकडाउन के महत्व को या जो भी है जैसा भी, सबको समझाइए कि प्लीज़ सेफ़ रहें, मास्क लगा के निकलें और हैंड ग्लव्स वगैरह यूज़ करें, क्योंकि अपनी जो सुरक्षा है वो अपने ही हाथों में है ना। हम गवर्नमेंट पे कितना डिपेंड रह सकते हैं। तो चलिए, अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए ये वाले वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेशी तत्व। हम लोगों ने संविधान सभा का कार्यकाल पूरा देख लिया था, अधिवेशन देख लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में जितनी भी चीज़ें ली गई हैं वो कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, हमारे जब संविधान सभा का निर्माण हुआ तो उसके जितने भी मेंबर्स थे वो 62 देशों का संविधान पढ़े पहले। फिर उसके बाद उनमें से जो जो चीज़ें उनको अच्छी लगी वो सारी चीज़ें हमारे देश के संविधान में शामिल किए थे। तो इसीलिए हमारा जो संविधान है वो अपने आप में ना अद्भुत है। ऐसा किसी भी देश का नहीं है और सबसे बड़ा लिखित और वृहद संविधान भारत का ही है। तो चलिए हम आते हैं कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो सबसे पहले 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम जो है ना, पूरा हमारे संविधान में ज्यों का त्यों उतार दिया गया है। जितनी भी बातें उस एक्ट में थी वो सारी चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में शामिल हैं। तो इसलिए अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग या सबसे बड़ा स्रोत भारतीय संविधान का सबसे बड़ा है ना, वो कौन सा है, तो 1935 का अधिनियम है। देखिए वहाँ से क्या क्या लिया गया। संघात्मक शासन प्रणाली, आप लोग को याद होगा तो मैं बताई थी कि जब 1935 का अधिनियम आता है तो उस टाइम पे देशी रियासत और ब्रिटिश प्रांत को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाती है, जो आपका क्या कहलाता है, संघात्मक शासन, अर्थात संघात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत होती है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। आपातकाल का प्रावधान आता है। राष्ट्रपति का पद, ठीक है ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद आया है। राज्यपाल का पद, न्यायपालिका और लोक सेवा आयोग, ये सारी चीज़ें हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन। तो देखिए ब्रिटेन वर्ड तो संसद से रिलेटेड जितनी भी बातें आएंगी ना वो ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, जो एक संसद के तहत हमारे देश में शासन होता है। विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। आप भारत के किसी भी राज्य में रहो, छत्तीसगढ़ में रहो, एमपी में रहो, बिहार, यूपी, कहीं भी रहो, तो आप क्या कहलाते हो, आप भारतीय नागरिक कहलाते हो। इसलिए भारत में एकल नागरिकता, नागरिकता वाला टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि एनआरसी को लेके ये बहुत न्यूज़ में था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस बार के किसी भी एग्ज़ाम का, मेंस हो या पीटी हो। तो जब हम नागरिकता पे आएंगे तो उसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, संसद आ गया, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था और संसदीय विशेषाधिकार। देखिए जब आप आगे पढ़ोगे ना, अभी तो थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, लेकिन जब जैसे ही आप आगे पढ़ोगे ना तो सारे वर्ड्स आपको क्लियर हो जाएंगे कि ये सारी चीज़ें संसद के ही आसपास घूम रही हैं। तो संसद से रिलेटेड कोई भी वर्ड पूछे आपका तो आप सीधा क्या करोगे, आंसर ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपका ब्रिटेन से ली गई हैं। फिर आता है हमारा अमेरिका। तो जब मैं प्रस्तावना पढ़ाई थी तो आप लोग को बताई थी कि अमेरिका से लिया गया है प्रस्तावना, और अब प्रस्तावना को स्वीकार करने वाला या प्रस्तावना को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, आपका अमेरिका था। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति का पद, वो 1935 के अधिनियम से लिया गया। लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा वो कहाँ से लिया गया है, आपका अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पे महाभियोग अमेरिका, उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका,
स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायाधीशों को पदमुक्त करना, पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरावलोकन। ये क्या होता है हम लोग आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इन शॉर्ट आप समझ लो कि अगर कोई कानून ऐसा बनाया जाता है जो आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, या देश की जनता को लगता है या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को लगता है कि नहीं ये कानून आपके अगेंस्ट है और ये सही नहीं है हमारे देश के लिए, तो वो क्या कर सकता है, न्यायालय में उसको चुनौती दे सकते हैं। फिर न्यायालय क्या करता है, उस कानून के बारे में पूरा अच्छे से देखता है, उसकी जांच करता है। अगर उसको लगता है कि नहीं सच में ये गलत है, तो न्यायालय उस कानून को ख़त्म कर देता है या उस विधि को ख़त्म कर देता है। यही आपका कहलाता है न्यायिक पुनर्वलोकन, मतलब न्यायिक रूप से किसी भी चीज़ को देखना, अवलोकन करना, है ना। पुनर्वलोकन क्यों आया, क्योंकि एक बार तो अवलोकन करके सब लोगों ने क्या किया, बना दिया कानून को, लेकिन अब न्यायपालिका क्या कर रही है, वापस से उसको देख रही है, उसका पुनर्वलोकन कर रही है। तो प्लीज़ यहाँ से वर्ड क्लियर होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट आता है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। देखिए आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर यूपीपीसीएस में यही क्वेश्चन पूछ दिया था कि आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया है। हम लोग सब पढ़ के आते हैं कि भारत ने तो आयरलैंड से लिया, लेकिन कोई आयरलैंड के बारे में नहीं पढ़ता है ना, कि आयरलैंड ने कहाँ से लिया था। तो आयरलैंड ने इसे स्पेन से लिया था। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का पद 1935 का अधिनियम, राष्ट्रपति का निर्वाचन अमेरिका, लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य भाग लेंगे, ये हम आयरलैंड से लिए हैं। आगे मैं राष्ट्रपति में पढ़ाऊंगी आपको डिटेल में, अभी आप लोग टेंशन नहीं लेना, हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम स्रोत पढ़ रहे हैं कि कहाँ से क्या लिया गया है। सो डोंट गेट पैनिक, एकदम पेशेंस के साथ पढ़िए आप लोग, अभी सिर्फ इतना ही याद कीजिए। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सारी चीज़ें, 3 चीज़ें आयरलैंड से ली गई हैं। और देखिए थोड़ा सा याद करने का ट्रिक आप लगाओगे ना, तो तीनों आर से आता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये सब आपका आयरलैंड से लिया गया है। अब चलिए अब आ जाइए कनाडा पे। कनाडा से लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक व्यवस्था, मतलब संघात्मक शासन प्रणाली तो है, सारे राज्य केंद्र के अधीन है, लेकिन फिर भी अगर किसी भी चीज़ पे विवाद होता है केंद्र और राज्य में, तो अंतिम अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास है। तो फिर मतलब आखिर सशक्त तो केंद्र ही हो गया ना, सारी शक्ति केंद्र के हाथों में है। एक तरह से एकात्मक है, लेकिन एकात्मक न होते हुए भी संघात्मक है। ऐसा है हमारे देश का संविधान, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा, ये सारी चीज़ें आपकी ली गई हैं कनाडा से। फिर आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना की भाषा शैली, मैंने प्रस्तावना में भी बताया था कि देखिए जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जिस भाषा शैली में उसे लिखा गया है वो आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, देखिए संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 में है, संसद में मैं पढ़ाऊंगी इसको। जब लोकसभा राज्यसभा में, संसद की बात करें तो जब लोकसभा राज्यसभा में आपका किसी भी कानून या किसी भी प्रस्ताव को लेकर विवाद होता है, दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं होते हैं, तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना वो दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, दोनों में क्या करने, समझौता करवाने के लिए। तो ये भी कहाँ से लिया गया, आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को भी लिया गया है। देखिए हमारा जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये हमारे मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया, और आर्टिकल 51A में शामिल किया गया है इसको। मैं इसको पढ़ाऊंगी आप लोग को, तो परेशान नहीं हो ना, अभी सिर्फ याद रखो आप कि रूस से क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, और प्रस्तावना में जो वर्ड यूज़ हुआ था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये भी आपका रूस से लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, प्रस्तावना की स्वतंत्रता, समानता व बंधुता के आदर्श, ये सारी चीज़ें आपका फ्रांस से ली गई हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से संवैधानिक संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।
देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया था, लेकिन उनका निर्वाचन कैसे होगा, कैसी प्रक्रिया होगी, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ये भी हम अंदर संसद में पढ़ेंगे। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन, जब भी इमरजेंसी होगी तो मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया जाता है। ये वाला प्रोविज़न आपका जर्मनी से लिया गया है। आप जापान के द्वारा जापान से आपका क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कोई भी अगर प्रक्रिया होगी, प्रोसेस होती है तो वो कानून के तहत होती है, किसी भी कानून के द्वारा। तो ये वाला चीज़ कॉन्सेप्ट आपका जापान से लिया गया है। तो इतना था हमारा संविधान का स्रोत कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ देता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर याद रखना, बार बार रिवीजन करना, याद हो जाएगा। और जब अंदर आप पढ़ोगे ना सारी एक एक टॉपिक, जब मैं पढ़ाऊंगी मौलिक अधिकार, नागरिकता, तो वापस से मैं ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ करूँगी कि कहाँ से लिया गया है, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। चलिए, अब आपका बचा था अनुसूची, शेड्यूल। कितने शेड्यूल हैं टोटल? 12 हैं। लेकिन जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था ना, तो उस समय सिर्फ 8 था। अभी 4 ऐड हुए हैं। कब कब कौन कौन से ऐड हुए हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। तो चलिए शेड्यूल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका शेड्यूल 1, अनुसूची 1। इसमें आपका राज्य व संघ क्षेत्र से संबंधित है ये। अगर आपका किसी भी स्टेट में कोई चेंज आता है, किसी भी संघ राज्य क्षेत्र में चेंज आता है, तो शेड्यूल 1 में चेंज आएगा। और वो चेंज किसके अकॉर्डिंग आएगा, तो जैसा आपका आर्टिकल 1 और 4 में दिया हुआ है। मुझे ना बहुत सर्दी हो गई है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा। तो याद रखना आप लोग, शेड्यूल 1 क्या है, राज्य व संघ क्षेत्र से संबंधित। इसमें बहुत डीप में जाकर क्वेश्चन नहीं करता है कि अनुच्छेद 1(4) की व्याख्या करता है या क्या नहीं। फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दी हूँ आप लोग को कि अगर थोड़ा सा लेवल हाई गया क्वेश्चन का, तो आपसे पूछ सकता है कि अगर अनुच्छेद 1 और 4 में अगर कोई चेंज होता है तो कौन से शेड्यूल में चेंज होगा, तो शेड्यूल 1 में चेंज होगा। इसके अंतर्गत भारत के राज्यों व संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। शेड्यूल 2 क्या है, देखिए, सैलरी से संबंधित है। किनकी सैलरी से संबंधित है, तो जितने भी सब हैं, राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के अध्यक्ष, और फिर इधर विधान परिषद के अधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, कैग, इन सारे लोगों की सैलरी से संबंधित है। तो सैलरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। एक वैसे लोग जिनकी सैलरी केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है, या आप ये कह सकते हो कि केंद्र की संचित निधि या भारत की संचित निधि से दी जाती है। दूसरी तरफ है आपके स्टेट के, राज्य के, जिनकी सैलरी आपकी राज्य की संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि होता क्या है, ज़्यादा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। अभी सिर्फ हम शेड्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट में क्या था, राज्य और संघ क्षेत्र से संबंधित। सेकंड है आपका सैलरी से संबंधित। तो केंद्र में किनकी, राष्ट्रपति। उसके बाद राज्यसभा के पदाधिकारी, तो कौन आएंगे, सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और कैग, ये सारे केंद्र के संचित निधि से दिया जाएगा इनको सैलरी। राज्य में राज्यपाल, विधान परिषद के पदाधिकारी, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सब लोगों की सैलरी राज्य की संचित निधि से दी जाएंगी। अब नेक्स्ट आता है आपका शेड्यूल 3, जो कि शपथ से, ओथ से संबंधित है। सबके शपथ से संबंधित है, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, पीएम हैं, जितने भी लोग अपने पद की शपथ लेते हैं, उन सब की शपथ से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसका वर्णन आपका शेड्यूल 3 में, अनुसूची 3 में वर्णन किया गया है। सिर्फ इसके 3 अपवाद हैं। कौन कौन से, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, इन तीनों का शपथ का वर्णन अलग से अलग आर्टिकल में किया गया है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60, अनुच्छेद 60 में है। राज्यपाल आर्टिकल 159 और उपराष्ट्रपति आर्टिकल 61। इन तीनों को छोड़कर जितने भी लोग हैं, सबका शपथ कौन सी शेड्यूल में है, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 4 के बारे में देखिए, हमेशा पूछता है। ये आपका राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 1971 की जनगणना पे आधारित है। ये बहुत बार पूछा है, या तो आपसे ये पूछ लेता है
कि कौन से ईयर की जनगणना के अकॉर्डिंग होता है, या फिर आपसे पूछता है कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन कौन से शेड्यूल में है, या राज्यसभा से संबंधित कौन सा है, या पूछेगा शेड्यूल 4 में क्या है। तो याद रखिएगा, राज्यसभा की सीटों का आवंटन शेड्यूल 4 में है। और कौन सी जनगणना के पे होता है, कौन से ईयर की, तो 1971। फिर आता है शेड्यूल 5, ये है अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, जनजातीय क्षेत्र बहुत सारे होते हैं लेकिन सारे अनुसूचित नहीं होते हैं। अनुसूचित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जिसको राष्ट्रपति अनुसूचित घोषित कर दे। ये पावर राष्ट्रपति के पास है। किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित करने का, डिक्लेयर करने का पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अगर उनको लगता है कि नहीं, इस एरिया में नॉर्मल इंसान को आने जाने से प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ के लोग अपनी सभ्यता संस्कृति को खो रहे हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, वहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया उसको घोषित करते हैं। जो पिछड़ा रहता है एक तरह से, वहाँ पे डेवलपमेंट का भी कार्य करना होता है, तो राष्ट्रपति डायरेक्ट इसको अपने पावर में रखते हैं। तो शेड्यूल 5 में क्या है आपका, अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के पास होता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह प्रशासक की नियुक्ति करके वहाँ प्रशासन देख सकते हैं। अगर वो चाहे डायरेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, इसीलिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे एक प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। जब आप सेलेक्ट होकर जाओगे तो फिर आप जाकर क्या करोगे, अगर राष्ट्रपति बोलेंगे तो राष्ट्रपति का काम करोगे, देखोगे उस एरिया का सारा प्रशासन। तो वो चाहे तो प्रशासक की भी नियुक्ति कर सकते हैं। फिर आइए शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में है जनजातीय क्षेत्र। देखिए यहाँ पे अनुसूचित वर्ड यूज़ नहीं हुआ है ना। शेड्यूल 6 में सिर्फ जनजातीय क्षेत्र है। जितने भी जनजातीय क्षेत्र हैं उन सब से संबंधित है, और यहाँ का प्रशासन भी स्वयं राष्ट्रपति के द्वारा होता है, प्रशासक के माध्यम से। राष्ट्रपति अगर चाहे, उनको ज़रूरत हो, तो वो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रशासक की नियुक्ति कर सकते हैं। और शेड्यूल 6 में 4 जनजातीय क्षेत्र को शामिल किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको आप याद कर सकते हो AMTM करके, ठीक है। ये 4 क्षेत्र है। आपसे पूछ सकता है कि शेड्यूल 6 में कौन कौन से स्टेट शामिल हैं, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर आता है आपका शेड्यूल 7, जो कि केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, और इसके अंतर्गत 3 सूची बनाई गई। स्टेट और सेंट्रल जो है, उन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने आपस में 3 सूची के माध्यम से इन लोगों ने अपने सब्जेक्ट का बंटवारा किया है, शक्तियों का बंटवारा किया है। तो कौन कौन सी सूची है, संघ सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो संघ सूची होता है, इसमें वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था, अर्थात मूल संविधान में, इसमें सिर्फ 97 सब्जेक्ट थे। देखिए, बहुत सारे स्टेट PSC में ना ये अपडेटेड नहीं है। मैंने आपको अपडेटेड 100 बताया है। अगर ऑप्शन में 100 नहीं है, 97 देता है ना, तो फिर आप 97 ही लोगे, इसीलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिखा है। बहुत जगह ये अपडेटेड नहीं है और काफ़ी बुक में भी नहीं है अपडेटेड। तो अब वर्तमान में अभी करंट कितने हैं, 100 विषय हो गए हैं। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल संघ के पास होता है। इनमें से सब्जेक्ट के बारे में भी पूछ देता है कि रक्षा कौन सी सूची का सब्जेक्ट है, या परमाणु कौन सी सूची का सब्जेक्ट है, तो ये आपका संघ सूची का है। रक्षा, संचार, परमाणु, जनगणना, डाक, रेल, बीमा, नागरिकता, शेयर बाजार इत्यादि, ये सारी आपकी संघ सूची का सब्जेक्ट है। देखिए, इस बार 2021 का जनगणना होना है, जो 2020 से स्टार्ट होना था। तो जनगणना वाला टॉपिक इस बार इम्पॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जनगणना के बारे में एक एक चीज़ आप लोग पढ़ लेना कि उसका इस बार का थीम क्या है, डिजिटल बेस हो रहा है इस बार, और जनगणना के जो मेन हेड है, अध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपना रेडी करके रख लेना एग्ज़ाम के लिए। फिर आता है आपका राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में 61 सब्जेक्ट है, लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय वहाँ पे 66 सब्जेक्ट थे। देखिए, इसमें कम हुआ है, संघ सूची में बढ़ा है लेकिन राज्य सूची में सब्जेक्ट कम हुए हैं। इन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य के पास है। जैसे आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया, कृषि, भू राजस्व, भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, रेलवे पुलिस, पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन इत्यादि, ये सारी चीज़ें आपकी राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं। थर्ड है आपका समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 सब्जेक्ट है, लेकिन जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो 47 थे। इस विषय पे कानून बनाने का अधिकार संघ व राज्य दोनों के पास है, दोनों मिल के बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर संघ की किसी बात से राज्य सहमत नहीं है या राज्य की किसी बात से संघ सहमत नहीं है, दोनों में असहमति होती है या विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो फिर अंतिम अधिकार संघ के पास है। संघ जो बोलेगा वही होगा, है ना। इसीलिए तो कहा जाता है एकात्मक में संघात्मक, सॉरी संघात्मक में एकात्मक, एकात्मक शासन व्यवस्था, क्योंकि सशक्त कौन है आपका, केंद्र है। अब आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। विषय कौन कौन से आते हैं इसमें, वन वन्य जीव संरक्षण, दीवानी फौजदारी कानून, विवाह विवाह विच्छेद, आर्थिक सामाजिक योजना, व्यापार संघ, कीमत नियंत्रण, विद्युत कारखाने, बॉयलर, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, समाचार पत्र, नापतौल इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो है आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो तीनों ही विषय में नहीं होते हैं, जैसे आपका अंतरिक्ष, अंतरिक्ष आपने किसी भी सब्जेक्ट में नहीं देखा, तो ये आपका अपशिष्ट विषय है। और अंतरिक्ष पे कानून बनाने का अधिकार आपका किसके पास है, संघ के पास ही है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने पे राज्य से भी बात किया जाता है, लेकिन वो मेन उस पे जो है ना आपका यूनियन का ही पावर होता है, टोटल यूनियन के अंडर में है। तो अपशिष्ट विषय के बारे में कभी पूछा तो अंतरिक्ष है, एक आध बार कभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक, अब आ जाइए अनुसूची 8, शेड्यूल 8 में लैंग्वेज है, 22 भाषाओं का उसमें उल्लेख किया गया है। शेड्यूल लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो कौन से लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं, पहले आप ये समझो। देखो, जिसका अपना ग्रामर हो, पूरा लिखा हुआ अच्छे से, वही चीज़ आपका क्या हो सकता है, शेड्यूल लैंग्वेज में शेड्यूल हो। शेड्यूल लैंग्वेज का है कि आपका एक पर्टिकुलर एरिया में वो बोला जाना चाहिए, किसी स्टेट में। दूसरी चीज़ उसका खुद का व्याकरण होना चाहिए, और तीसरी चीज़ वो व्याकरण उसका लिखित रूप में होना चाहिए, बुक पब्लिश्ड होना चाहिए और ऑथराइज्ड होना चाहिए। तब आप एक प्रस्ताव पारित करवा सकते हो संसद में कि हाँ इस लैंग्वेज को हम शेड्यूल लैंग्वेज में शामिल करना चाहते हैं। तो वर्तमान में शेड्यूल लैंग्वेज की संख्या कितनी है, 22 है। लेकिन जब मूल संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय 14 थी। तो जब 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में, तो सिंधी जोड़ा गया। 71st अमेंडमेंट जब होता है 1992 में, तो 3 जोड़ा जाता है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसको आप नमक से भी याद कर सकते हो। नमक में 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, कोंक और क से कोंकणी। फिर आता है 92 अमेंडमेंट जो आता है 92वें संविधान संशोधन 2003 में, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। इसको बॉर्ड मास से आप याद कर सकते हो। बॉर्ड मास आप कॉपी पे लिखोगे ना, तो बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली आपका अलग से क्लियर हो जाता है। तो ये सारे लैंग्वेज आपके बाद में ऐड किए गए हैं, पहले सिर्फ कितने थे आपके, 14 थे। देखिए, जहाँ पे जो ट्रिक है वो मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को बता दूँ, लेकिन ट्रिक भी तभी याद होता है जब हम उसको मल्टीपल रिवीजन करते हैं। और सक्सेस का मूल मंत्र क्या है, रिवीजन। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे ना तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न होता जाता है। तो इसलिए प्लीज़ रिवीजन करते रहिएगा। फिर आता है शेड्यूल 9, जो कि भूमि सुधार और ज़मींदार प्रणाली से संबंधित है। इससे पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। मूल रूप से इसमें 13 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 284 सब्जेक्ट हैं। देखिए ये क्या है, आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है, ये वही जाने जिनको पटवारी बनना है, बनने के बाद वो पढ़ते हैं कि ये क्या है। भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली से संबंधित इसमें नियम, रूल्स, रेगुलेशन दिया हुआ है। आपको सिर्फ जानना है कि भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली से संबंधित कौन सा शेड्यूल है, शेड्यूल 9 है। इसे कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया और जस्ट 1951 में जोड़ा गया। पहले इसमें 13 सब्जेक्ट थे, लेकिन अभी कितने हैं, 284। दूसरी और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब ये ऐड हुआ था, शामिल हुआ था, तो उस समय इसका न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी। मतलब जिसने जो कानून बना दिया तो वो बन गया। लेकिन 2007 में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि नहीं, इसमें भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 24 अप्रैल 1973 के बाद सम्मिलित सभी कानूनों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 10 क्या है, दल बदल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है। ये भी इस बार का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारे सिंधिया साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थे, न्यूज़ में थे, दल बदल हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना।
मैं आगे पढ़ाऊँगी ना दल बदल का प्रोविज़न क्या है, वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल 10 में है। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। इसे दल परिवर्तन रोधी कानून भी कहा जाता है, मतलब आसानी से कोई दल बदल ना कर पाए। फिर आ जाता है आपका शेड्यूल 11, जो कि आपका पंचायती राज से संबंधित है। पंचायतों के अधिकार, दायित्व आदि से संबंधित कानून के बारे में उसमें बताया गया है। और इसे 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। और इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? सॉरी, इसमें ना 29 सब्जेक्ट है शेड्यूल 11। फिर आ जाइए शेड्यूल 12 पे। यह नगरीय प्रशासन से संबंधित है। नगर पालिकाओं के अधिकार, दायित्वों से संबंधित उपबंध है इसमें। और इसको 74th अमेंडमेंट के द्वारा 1992 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। और इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। देखिए, पंचायती राज और शेड्यूल 11 और 12 एक साथ ही जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज जोड़ा गया और 74वें संविधान संशोधन में आपका नगरीय प्रशासन शामिल किया गया था। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। और दोनों कब हुआ था? 1992 में हुआ था। सब्जेक्ट पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट थे और शहरी प्रशासन में या नगरीय निकाय जो है उसमें कितने हैं आपके? 18 सब्जेक्ट हैं। इसका एक ट्रिक है, मैं बोल देती हूँ, अगर लिखना हो तो आप लोग लिख लेना। SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर में। तो SS से क्या आ जाता है आपका? स्टेट। फिर S से आता है सैलरी, O से ओथ, R से राज्यसभा, फिर SC आया तो शेड्यूल्ड एंड SC से आ जाएगा आपका शेड्यूल एंड जनजातीय क्षेत्र। जनसभा में फिर आ जाएगा आपका जन से जनजातीय क्षेत्र जनसभा। सभा में आपका फिर 100 आया, 100 से सूची के माध्यम से। फिर 8 शेड्यूल 8 में बहुत से भाषा आ जाता है। फिर आता है से। तो से में भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली। देखिए, भूमि सुधार जमींदार प्रणाली क्या है? कर से संबंधित है, टैक्स से। और भूमि एक तरह की संपत्ति है, तो 100 से संपत्ति करके आप ऐड कर सकते हो। फिर आता है बदला। तो बदला में आता है आपका अनुसूची 10 का दल बदल वाला प्रोविज़न। पंचनगर में पंच से पंचायती राज, नगर में नगरीय निकाय। तो SS और SC जनसभा से बदला पंचनगर में। मैं जब इसको पढ़ी थी तो मैं यही ट्रिक याद की थी और ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ। शेड्यूल मेरा कभी गलत नहीं होता और ना मैं ज़िंदगी में कभी इसको रिवीजन करती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोग को ये ट्रिक बताई हूँ। अगर काम आए तो प्लीज़ आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद करने की होती है ना, तो आप लोग कितना पढ़ोगे। तो इसलिए प्लीज़ उसको देखिएगा अच्छे से पढ़िए। खुश रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।